हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जी हां फ्रेंड्स, आज मैं टॉपिक आप लोगों के लिए आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड असिस्टेंट के रिगार्डिंग लेके आया हूं। इसमें आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ और कलर के जो प्रीवियस ईयर कटअप थे सारे स्टेट्स के प्रीलिम्स के, वो डिस्कस करेंगे कि कहाँ की कौन कितनी कटअप गई थी, उस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि एग्ज़ाम डेट्स क्या रह सकते हैं, कब एग्ज़ाम हो सकते हैं, किस मंथ में एग्ज़ाम्स होंगे और मेंस के एग्ज़ाम्स कब होंगे। और आईबीपीएस ने हाल ही में क्या क्या गाइडलाइंस जारी की है कि एग्ज़ाम देने से पहले बच्चों को क्या लेकर जाना है, क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, वो सारे उसके बारे में रिगार्डिंग भी मैं बात करूँगा। और मैं बात करूँगा कि इसके जो सिलेबस के रिगार्डिंग भी बात करूंगा और कैसे इसको क्रैक किया जाए उसके रिगार्डिंग भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ और कलर के जो वैकेंसीज है वो आ चुकी हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई 2020, 21 तारीख को लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की। और 21 तारीख तक आरआरबी पीओ एंड क्लर्क दोनों की लास्ट डेट 21 तारीख तक है। और आप लोग जिनका भी एज 28 तक है, जनरल कैटेगरी में आते हैं, वो क्लर्क के लिए एलिजिबल हैं और 30 तक पीओ के लिए एलिजिबल हैं। और ओबीसी एंड एससी एसटी के लिए जो उनको रिलैक्सेशन मिलता है उनके हिसाब से वो लोग को ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन में आप वो ऐड कर सकते हो। और बात करूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चंस आते हैं कि सर मैं एलिजिबल हूँ, मैं ग्रेजुएशन में अपेयरिंग हूँ, मैं ग्रेजुएशन का मेरा रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स जिनका भी रिज़ल्ट, जब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि जिनका भी रिज़ल्ट 21 जुलाई 2020 21 जुलाई 2020 से पहले जिनका भी ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आ चुका है, जिनका भी रिज़ल्ट रिलीज़ कर दिया गया है, तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। भले ही आपके जो मार्कशीट्स हैं वो आपके पास नहीं आए हों, उससे वो कोई मैटर नहीं करता, बट आपके जो पब्लिशिंग डेट है, जो आपके जो एग्ज़ाम रिज़ल्ट के जो पब्लिश 21 जुलाई 2020 से पहले उसके रिज़ल्ट्स पब्लिश्ड हो जाने चाहिए, तो वो आप उस पर फिलअप कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, तो आज सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क के रिगार्डिंग। सबसे पहले मैं गाइडलाइंस के बारे में बात करूंगा कि आईबीपीएस ने क्या क्या गाइडलाइंस जारी की हैं। आईबीपीएस के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कुछ गाइडलाइंस उन्होंने जारी की है। क्या है वो? कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू देयर एग्जाम सेंटर 15 मिनट्स बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम इंडिकेटेड ऑन देयर कॉल लेटर्स। कैंडिडेट्स को जिनका भी एग्ज़ाम्स होना है उनके जो रिपोर्टिंग टाइम जो भी मेंशन किए रहेंगे कॉल लेटर्स पे, उससे 15 मिनट बिफोर आपको एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है। तो कैजुअली देखा जाता है काफ़ी स्टूडेंट्स जो है रिपोर्टिंग टाइम के बाद पहुंचते हैं, आधे घंटे के बाद पहुंचते हैं, तो वो इशू नहीं रहता, काफ़ी देर तक उसमें एंट्री रहता है। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि रिपोर्टिंग टाइम से 15 मिनट पहले बिफोर आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना है। कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू टेक अलोंग द फॉलोइंग आइटम्स विद देमसेल्व्स इन द एग्जाम सेंटर। कुछ आइटम्स बताए गए हैं कि जो आप लोगों को एग्जाम सेंटर में लेकर जाना है। वो क्या है देखते हैं। एट फर्स्ट, मास्क। वियरिंग अ मास्क इज कंपलसरी। मास्क आपको पहनना है, मास्क पहन के जाना है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो मास्क N95 हो, ये ज़रूरी नहीं है। आपके पास कोई भी एक अच्छा सा मास्क होना चाहिए, वो मास्क कंपलसरी है, आपको मास्क पहन के जाना है। ग्लव्स भी होने चाहिए। सेकेंड नंबर। थर्ड, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल। आपको वाटर बोतल भी खुद का लेके जाना है, चूँकि काफ़ी लोगों को जैसे प्यास लग गया, ड्यूरेशन काफ़ी 2-3 घंटे 1 घंटा बिफोर आपके रिपोर्टिंग टाइम भी रहते हैं, तो आप अगर तो वहाँ पे वो शायद प्रोवाइड ना करे, इसलिए आप अपना पर्सनल वाटर बोतल लेकर जाएं जो ट्रांसपेरेंट हो। और पर्सनल हैंड सैनिटाइजर कम से कम 50 ml का एक बोतल आपको वहाँ पर लेके जाना है। तो 4 चीज़ आप सबसे पहले याद रखो कि आपको मास्क कंपलसरी है, वो पहन के जाना है। किसी भी तरह का मास्क हो सकता है, एक अच्छा मास्क होना चाहिए। ग्लव्स पहन के जाना है। आपके खुद के पास खुद का वाटर बोतल होना चाहिए। एक सैनिटाइजर 50 ml वाला, 50 ml वाला होना चाहिए।
अ सिंपल पेन, एक सिंपल पेन आप लोग के पास होना चाहिए। एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड इन ओरिजिनल, फोटोकॉपी ऑफ आईडी कार्ड, जो एज यूजुअल पहले रहता था वही हम लोगों को लेके जाना है। कॉल लेटर होना चाहिए, एडमिट कार्ड, फोटो आईडी कार्ड का फोटोकॉपी और ओरिजिनल भी आपको साथ में लेके जाना है। आईडी कार्ड, जो भी आप आईडी कार्ड ले जाते हो, चाहे पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो, उसके जो फोटोकॉपी हैं वो कॉल लेटर के साथ अटैच्ड होने चाहिए, जो कि नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है। कॉल लेटर एडमिट कार्ड शुड बी ब्राउट विद द फोटोकॉपी ऑफ द फोटो, आईडी स्टेपल्ड विथ इट, ये आपको होना चाहिए। और द नेम ऑफ द आईडी, और आपके जो नाम हैं आईडी पे और कॉल लेटर पे एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट शेयर एनी ऑफ देयर पर्सनल बिलोंगिंग मटेरियल विथ एनीवन, ये स्ट्रिक्टली इसमें मेंशन किया गया है गाइडलाइंस में आईबीपीएस के द्वारा कि आप जो भी सामान अपना ले जाते हैं वो आपको किसी और के साथ शेयर नहीं करना है, और किसी के भी जो चीज़ें हैं उनको, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को किसी दूसरे के भी आपको टच नहीं करना है, उनके साथ कोई भी शेयरिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट शुड मेंटेन सेफ सोशल डिस्टेंस विथ वन अनदर, कैंडिडेट शुड स्टैंड इन द रो एज पर द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड एट वेन्यू। कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने जाएंगे उनको मेंटेन करना है सोशल से डिस्टेंस, आपको खुद मेंटेन करना है एक दूसरे से, और जो भी इंस्ट्रक्शंस वेन्यू पे आपको जो वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पे दिए जाएंगे वो आपको फॉलो करना है, ऐसा आईबीपीएस ने कहा है। नेक्स्ट कैंडिडेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको दिमाग में रखना है कि अ कैंडिडेट मस्ट हैव आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल्ड ऑन हिज मोबाइल फ़ोन। कैंडिडेट्स के पास उनके मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल्ड होना चाहिए। द आरोग्य सेतु स्टेटस मस्ट शो कैंडिडेट्स रिस्क फैक्टर, उसमें आरोग्य सेतु में आपका स्टेटस बताना उसमें ज़रूरी है कि आप क्या कैंडिडेट का जो रिस्क फैक्टर है वो किस लेवल पे है, वो स्टेटस आपको शो करना चाहिए। अ कैंडिडेट विल हैव टू डिस्प्ले दिस स्टेटस टू द सिक्योरिटी गार्ड एट द एंट्री इनटू द एग्ज़ाम वेन्यू। आपको एग्ज़ाम वैल्यू में इंटर से करने से पहले सिक्योरिटी गार्ड को वो स्टेटस, आरोग्य सेतु स्टेटस आपको दिखाना होगा। इन केस अ कैंडिडेट डज नॉट हैव अ स्मार्टफोन, he will have to bring in a signed declaration to this effect, डिक्लेरेशन फॉर्म प्रोवाइडेड इन एनेक्सर 4। जब नोटिफिकेशन आप देखोगे तो एनेक्सर 4 एक फॉर्म दिया गया है, अगर आपके पास स्मार्ट मोबाइल फ़ोन नहीं है तो आपको वो फिल करना है, और फिल करके डिक्लेरेशन जो भी उससे रिलेटेड जो भी उसमें बातें दी गई है वो उसको प्रोवाइडेड करना है, और आपको सिक्योरिटी गार्ड को एंट्री से पहले एग्ज़ाम वेन्यू में आपको वो दिखाना है। कैंडिडेट विथ मॉडरेट और हाई रिस्क स्टेटस ऑन आरोग्य सेतु विल नॉट बी अलाउड एंट्री, जिनका भी आरोग्य सेतु पे मॉडरेट और हाई रिस्क स्टेटस दिखाएगा उनको वर्जित रहेगा, उनको नहीं एंट्री मिलेगी, उनको एंट्री अलाउड नहीं किए जाएंगे। इन केस ऑफ एनी रिस्पॉन्सेज, एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे कि अच्छा उसके रिलेटेड में आगे एक पॉइंट आने वाला, उसके रिगार्डिंग मैं बात करता हूँ। इन केस एनी ऑफ द रिस्पॉन्सेज इन डिक्लेरेशन सजेस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन सिम्टम्स, द कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड इनसाइड द एग्जाम वेन्यू। अगर किन्हीं लोगों को भी कोविड-19 इन्फेक्शन सिम्टम्स से रिलेटेड अगर कोई भी डिक्लेरेशन सजेस्ट किया हुआ उनको मिलता है, रिस्पॉन्स करेंगे वो, तो उनको परमिट नहीं दिया जाएगा वेन्यू में। आफ्टर आरोग्य सेतु स्टेटस डिस्प्ले एट द एंट्री गेट, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू स्विच ऑफ देयर मोबाइल फोन्स एंड डिपॉजिट इट एट द डेजिग्नेटेड लोकेशन टू बी कलेक्टेड वाइल एग्जिटिंग। आपको क्या करना है, स्टेटस दिखाने के बाद वहीं पे आपके जो मोबाइल है स्विच ऑफ करके वहाँ पे आपके मोबाइल को कलेक्ट कर लिया जाएगा, रख दिया जाएगा, और फिर जब आप एग्जिट करोगे तो फिर आप वहाँ से अपने मोबाइल्स को ले सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल कैंडिडेट्स विल बी चेक्ड विथ थर्मोगन्स एट द एंट्री पॉइंट फॉर टेम्परेचर। सारे बच्चे जो हैं उनका वहाँ पे स्क्रीनिंग किया जाएगा टेम्परेचर का, और सभी के एंट्री पॉइंट पे चेक किए जाएंगे टेम्परेचर। इन केस एनी पर्सन ऑब्जर्व टू बी हैविंग एबव नॉर्मल टेम्परेचर, इन केस किसी भी व्यक्ति का अगर एबव नॉर्मल टेम्परेचर से अधिक यानी कि 99.14 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर अधिक पाया जाता है, डिस्प्लेइंग एनी सिम्टम्स ऑफ द वायरस, अगर उन एग्ज़ाम वेन्यू में वहाँ के स्टाफ्स को अगर आपके पास कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो दे विल नॉट बी अलाउड एंट्री टू द
वेन्यू, तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे वेन्यू में एग्ज़ाम देने का। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर मुझे अलाउ नहीं दिया गया, मुझे एंट्री नहीं दी गई, कि मेरा अगर टेम्परेचर अधिक आ गया और टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर अधिक आ गया, अगर मुझे अलाउ नहीं किया गया, और तो क्या मेरा फिर से एग्ज़ाम क्या होगा, मेरे पैसे वापस आएंगे या मेरे पैसे वेस्ट चले जाएंगे? तो मैं बताना चाहूँगा कि इसके रिगार्डिंग IBPS ने अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया है, या इसके रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं की गई है कि जो अगर कोई भी बच्चे सिम्टम्स में पाए जाते हैं तो उनके एग्ज़ाम्स कब होंगे। तो अगर उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी न्यूज़ अगर मेरे पास आती है कोई भी, तो मैं उस पर भी बात करूंगा आप लोगों के लिए। स्पेशली मैं उस टॉपिक पे बात करके वीडियो बनाऊंगा। मैं कोशिश, ये एक क्वेश्चंस काफ़ी एराइज होंगे बच्चों के, तो मेरा मानना है कि आप लोग काफ़ी सेफ़ रहें और अपने को जो भी एग्ज़ाम्स, अगर आपको थोड़ा सा भी फीवर वगैरह लगता है जो सीजनल होता है, तो आप लोग टैबलेट वगैरह यूज़ कर लें, ताकि आपका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए। और जो स्नीजिंग वगैरह होती है, सर्दी वगैरह, तो वो कोशिश करें कि आपको ना हो। और एक अनुमान भी लगाया जा रहा है कि इसमें कुछ चेंजेस हो ना हो, सितंबर तक इसके जब एग्ज़ाम्स होंगे तो तब तक हमारे लिए कोई थर्ड क्या बोल सकते हैं, कोई वैक्सीन्स वगैरह अवेलेबल हो जाए। सॉरी फ्रेंड्स, तो आप उसके रिगार्डिंग, तो आपको अगर कोई नोटिस आती है तो मैं बताता हूँ। अब चलिए हम लोग RRB PO के रिगार्डिंग मैं बात करता हूँ। एक मिनट फ्रेंड, आरआरबी पीओ के रिगार्डिंग कटअप की मैं बात करता हूँ। प्रीवियस ईयर क्या कटअप रही थी, तो आंध्र प्रदेश की RRB PO ऑफिसर स्केल वन ऑफिसर की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रीवियस ईयर में प्रीलिम्स की कटअप आंध्र प्रदेश की 58.50 गई थी, बिहार की 58 रही थी, छत्तीसगढ़ की 55.50, गुजरात की 43.50 रही थी। मैं कटअप इसलिए बतला रहा हूँ कि आपको जो एग्ज़ाम, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि फॉर्म फिलअप कहाँ से करना है और कितनी वैकेंसीज है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। हरियाणा की बात करूँ तो 64.50 गया था पीओ का हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में 59.75, जम्मू एंड कश्मीर में 55.25, कर्नाटक 46.25, महाराष्ट्र में 56, ओडिशा में 55.75, पंजाब में 63.50, राजस्थान में 58.50, तमिलनाडु की बात करूं तो 55.25, तेलंगाना 54, उत्तर प्रदेश 58.75, उत्तराखंड में 65, और वेस्ट बंगाल 55.25, त्रिपुरा 37.50 और मध्य प्रदेश में 54.70 आपके कटअप रहे थे। झारखंड में 59.50, केरला 61 और असम 41.50 कटअप देखने को मिला था RRB PO ऑफिसर स्केल 1 का। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ऑफिस असिस्टेंट की जो कटअप थी वो प्रीवियस ईयर किस स्टेट की कितनी रही थी। आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं तो 71.50, असम द कटअप 64.75, बिहार की मैं बात करूं तो 74.25, छत्तीसगढ़ 75.50, गुजरात में 63.25, हरियाणा 76, काफ़ी हाई कटअप रहा था हरियाणा का, हिमाचल प्रदेश 71, झारखंड 58.50, कर्नाटक 65.25, केरल 75, मध्य प्रदेश 68.25, महाराष्ट्र की बात करूं तो 69.25, ओडिशा 73.75, पंजाब 77.50, राजस्थान 75.25, तमिलनाडु 68, तेलंगाना 68.50, त्रिपुरा 71.25, उत्तर प्रदेश 74 और उत्तराखंड 76.75 और वेस्ट बंगाल 74.75। ये असिस्टेंट RRB असिस्टेंट की कटअप डिफरेंट स्टेट्स की थी आप लोग के सामने। तो मेरा कटअप, प्रीवियस ईयर का कटअप दिखाने का एक ही मकसद था कि आप लोग सोच समझ के अपने स्टेट को चूज करें और जम के मेहनत करें। अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू क्रैक RRB PO और क्लर्क, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात बताना चाहूँगा कि RRB PO और क्लर्क किस बात पे आपके जो रिजल्ट्स होंगे किस पे होंगे। सबसे आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि सबसे पहले 3 चीज़, एक्यूरेसी, स्पीड, बेसिक नॉलेज। क्यों मैं बात कर रहा हूँ, RRB PO के जब आप सिलेबस देखोगे तो 40 रीजनिंग एंड 40
मैथ्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चंस एंड टाइम अलॉटेड 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स। सबसे पहले कलर की मैं बात करता हूँ। कलर की मैं बात करूँ तो आपको 80 क्वेश्चंस में मैक्सिमम, जब आप कटअप जब आपने देखा होगा तो मैक्सिमम स्टेट्स के 70 प्लस कटअप गए थे प्रीवियस ईयर की मैं बात करूँ। ऐसा क्यों हुआ था? चूंकि कलर के जो असिस्टेंट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है आरआरबी का, उसका लेवल ऑफ एग्ज़ाम जो होता है वो काफ़ी इजी रहता है। इजी रहता है तो बच्चे अटेम्प्ट ज़्यादा करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 80 में 80 बना के लाते हैं और 80 में 80 मार्क्स भी लाते हैं। तो इसके कारण जो, और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफ़ी लेस है इस बार, काफ़ी कम है, तो कटअप काफ़ी हाई रह सकता है। तो वो तो अकॉर्डिंग टू पेपर भी डिपेंड करता है, तो अभी मैं नहीं ये श्योरली कहूँगा, लेकिन कटअप 70 प्लस तो जाएगा ही। तो अगर आप लेवल ऑफ जो पेपर रहता है वो इजी रहता है, तो हाई कटअप जाने का कारण, क्योंकि बहुत बच्चे की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है। आपको अगर इसको आईबीपीएस आरआरबी कलर की मैं बात करूँ, अगर आप उसको क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, आपके पास एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए और स्पीड बहुत अच्छा होना चाहिए। जो, अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी तो आप 70 प्लस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, तो कटअप तो पार कर ही नहीं सकते। और दूसरी बात, बेसिक नॉलेज। मैं बेसिक नॉलेज की बात क्यों कर रहा हूँ? मैक्सिमम स्टूडेंट्स बहुत सारे जो हैं जिनका कटअप पार नहीं हो पाता है, रीज़न मैं बताता हूँ। अगर मैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की मैं बात करूं कि सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूं कि कहाँ क्या आता है। और मैं सब, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि एग्ज़ाम्स के रिलेटेड में अगर मैं बताऊं तो प्रीलिम्स जो है आपको ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के सितंबर में आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। कंफर्म तो मैं नहीं कर सकता, टेंटेटिव है, लेकिन एक एग्जैक्ट, जैसा कि अभी ट्रेंड चल रहा है कि यूजीसी भी काफ़ी एग्ज़ाम्स लेने को तैयार हो गई है सितंबर में, तो आपके एग्ज़ाम्स जो है सितंबर में हो सकते हैं। पहले तो ऑफिसर स्केल 1 का होगा और उसके बाद फिर ऑफिस असिस्टेंट का। आप ऑफिसर स्केल का पहले एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, तो आप मान सकते हो कि 19-20 तारीख तक आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। ऑफिसर सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, 10-11 तारीख से। और उसके बाद फिर कब तक चलेगा वो तो शेड्यूल्ड आएगा, एडमिट कार्ड आने के बाद पता चल जाएगा। तो सितंबर आप मोटा मोटी मान के सकते हो कि प्रीलिम्स होगा। अक्टूबर में आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। इस बार रिजल्ट्स आने में देरी इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो इसका जो अलॉटमेंट है, तब तक हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ दवा वगैरह वैक्सीन या कुछ हम लोग के मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, जिसके कारण जो कोरोना जैसी जो पैंडेमिक है उनको रोका जा सके और हम लोग इजी वे में एग्ज़ाम्स जो धीरे धीरे कंडक्ट हो पाएगा। तो अक्टूबर में आप रिजल्ट्स इसके एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेंस नवंबर फर्स्ट वीक में आपको ग्रामीण बैंक आरआरबी पीओ के आप ऑफिसर स्केल 1 के आप नवंबर में आप इसके मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो 100%, क्योंकि उसके बाद फिर उसके रिजल्ट्स आएंगे, उसका फिर उसका इंटरव्यू भी है। और एक खास बात है कि आरआरबी ने अलॉटमेंट डेट सेम रखा है एज प्रीवियस ईयर। 1 जनवरी को अलॉटमेंट जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, सॉरी अलॉटमेंट नहीं, फाइनल रिजल्ट का जो डेट है एज यूजल पहले की तरह ही मेंशन किया गया है। तो इसके एग्ज़ाम्स नवंबर में मेंस के हो सकते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले मैं टॉपिक की बात कर रहा था कि बेसिक नॉलेज क्यों, एक्यूरेसी प्लस स्पीड की भी बात करूंगा। सबसे पहले रीजनिंग की मैं बात करूँ तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा कवर किया जाता है रीजनिंग में। 20 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली पजल और सिटिंग से देखने को मिलेंगे। 110% आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं 25 भी मिल सकते हैं आपको क्वेश्चंस पजल्स और सिटिंग के। तो क्या होगा उसके बाद, तो इनइक्वालिटी या सैलोगिज्म में कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, पजल्स और सिटिंग। तो ऐसा सैलोगिज्म देखने को नहीं मिल सकता है, ऐसा हो सकता है क्लर्क में, लेकिन डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। क्लर्क और पीओ की जो सेम रहेगी, लेकिन जो लेवल ऑफ पजल्स होगा, लेवल जो होगा वो क्लर्क का इजी होगा और पीओ का थोड़ा सा उससे टफ होगा। 20 क्वेश्चंस पजल और सिटिंग से। इनइक्वालिटी आपको 5 नंबर के पूछे जाएंगे, सैलोगिज्म भी 5 नंबर का। मिसलेनियस की मैं बात करूँ तो इसमें ब्लड रिलेशन और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वगैरह जो आते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग और डायरेक्शंस, इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस 10 नंबर के आपको पूछे जाते हैं। तो आपको मोटा मोटी 40 क्वेश्चंस हो गया। ऐसा ही सिलेबस पीओ में भी रहता है, क्लर्क में भी रहता है। तो आपको क्रैक करने के लिए क्या चाहिए
आपको जो सबसे पहले 20 क्वेश्चन पजल्स और सिटिंग के हो गए, इनइक्वालिटी, सैलोगिज्म, मिसलेनियस, कभी कभी मिसलेनियस कम भी हो जाते हैं, बढ़ भी जाते हैं, पजल्स बढ़ जाते हैं, तो ऐसा इसमें होता है। मैंने मोटा मोटी एक संख्या ले लिया है। आपको क्या करना है, इनइक्वालिटी आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है, सैलोगिज्म आपको स्ट्रॉन्ग करना है, मिसलेनियस में जो भी टॉपिक आते हैं, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो काफ़ी इजी होता है, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे टॉपिक अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपके 20 मार्क्स तो इधर पक्के हो गए। 5 5 10 + 10 20। आपको सबसे पहले पजल्स को छूना ही नहीं है। तो आपको पहले ये मिसलेनियस के जो टॉपिक हैं, इनइक्वालिटी और सैलोगिज्म के, अगर आप कर रहे हो तो 20 क्वेश्चन आप भी बनाओगे, अदर स्टूडेंट्स भी बनाएगा, क्योंकि ये इजी होते हैं, सारे स्टूडेंट्स इसको टच करेंगे। बट गेम चेंजर कौन है, तो पजल एंड सिटिंग, यही आपके गेम को चेंज कर देता है। सपोज करो कि 4 पजल आए, 4 पजल में मैंने जो सेलेक्ट किया वो मैंने जो पहले सेलेक्ट किया वो क्या था, बनने वाला था, और मैंने उसे इजीली बना दिया। दूसरा जो सेलेक्ट किया वो भी बन गया। लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा है कि 4 पजल में उसने तीसरा पजल पहले सेलेक्ट कर लिया, उसके स्क्रीन पर तीसरा पजल पहले दिखा और वो उसको बनाने में लग गया, और वो उससे नहीं बन रहा था, क्योंकि एक पजल ऐसा होगा जो काफ़ी लॉजिकल होगा, उसको बनाने में टाइम लगेगा, वो उसमें फंस गया। तो उसके कारण क्या हुआ, इसके जो 3 और पजल्स थे वो उसके छूट गए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जो पहले बनने वाला होगा वो आपको देखना है। और एक बात, वो आपको जो बनने वाला होगा वो आपको पहले क्लियर करना है, वो आपको बनाना है, जिसमें चाहे वो लीनियर हो, फ्लोर बेस्ड हो, बॉक्स बेस्ड हो। अच्छा, पजल से मैं बात करूं तो पजल 2 3 टाइप के आपको बनाने हैं। क्या बॉक्स बेस्ड पजल पूछे जाएंगे, फ्लोर बेस्ड पजल पूछे जाएंगे, लीनियर बेस्ड पजल पूछे जाएंगे, लीनियर पैरेलल रो में एक दूसरे के सामने बैठे हुए इस तरह के पजल पूछे जाते हैं। इन आउट वाला सीटिंग अरेंजमेंट पूछा जाएगा, चाहे वो स्क्वायर में हो चाहे वो सर्कुलर में हो। एक पहले आता था कि सभी सेंटर की ओर मुंह की करके बैठे हुए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इन और आउट दोनों वाला पूछा जाता है। अब वो काफ़ी इजी हो गया, वो नहीं पूछा जाता। कलर में कभी कभार आरआरबी असिस्टेंट में आपको देखने को मिल सकता है। वो हो गया। आपको डे और मंथ बेस्ड पजल्स पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी पे, और अनसर्टेन, ये आप याद रखना कि अनसर्टेन वाला काफ़ी पूछा जाता है, तो उस पर आपको कमांड कर रहे हैं। आपको रोज़ इन सब टॉपिक से रिलेटेड पजल्स जो है आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप इतना करते हो तो पजल्स आपके डेफिनेटली बनाने हैं। आपको मॉक भी देना है, और आपको टाइमिंग के साथ पजल्स लगाने हैं कि मुझे फ्लोर बेस्ड पजल, बॉक्स बेस्ड पजल, किस टाइप के पजल्स में मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, और किस पजल्स को मैं ज़्यादा इजी में बहुत कम टाइम टेकन करके मैं बना लेता हूं। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैं किस टाइप के पजल्स को बहुत इजी वे में और जल्दी बना लेता हूं, तो उस टाइप के पजल्स को आप पहले छुओगे। तो ये एक आप अपना सकते हो, जिससे आप स्कोर कर सकते हो। और मैंने मैथ्स की मैं बात करूं तो सिंप्लीफिकेशन 10 to 15 देखने को मिल सकते हैं, 10 से 12 भी होता है, 15 भी होता है। सीरीज 5, डीआई और डाटा सफिशिएंसी आपको 10, क्वाड्रेटिक 5, अर्थमेटिक 10। कभी कभी क्या होता है, 15 सिंप्लीफिकेशन पूछ लिए जाते हैं तो क्वाड्रेटिक नहीं पूछे जाते हैं, कभी कभी 12 पूछे जाते हैं, 10 पूछे जाते हैं, तो क्वाड्रेटिक और सीरीज दोनों पूछ लिए जाते हैं। सीरीज में रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज दोनों के ट्रेंड है। पीओ में आप तो डेफिनेटली रॉन्ग नंबर सीरीज देखने को मिल सकता है, और क्लर्क में भी देखने को मिल सकता है। कोई कोई शिफ्ट में देखने को मिलेगा, कोई कोई में मिसिंग नंबर पूछे जाएंगे, तो शिफ्ट बाय शिफ्ट वेरी करता है। अर्थ, अब मैं बता दूं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने क्यों कहा स्पीड प्लस एक्यूरेसी प्लस बेसिक नॉलेज। स्पीड और एक्यूरेसी आपको मेंटेन तो करना है, बट आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। सिंप्लीफिकेशन हर बच्चा करेगा, जो आप करोगे मैं भी करूंगा। सीरीज भी मैक्सिमम बच्चे 5 में से 3 या 4 बना ही लेते हैं। डीआई भी बहुत बच्चे बना लेंगे, क्वाड्रेटिक भी बहुत बच्चे बना लेंगे। गेम चेंजर अर्थमेटिक में आ जाता है। जिनका बेसिक नॉलेज नहीं है, जिनका बेसिक काफ़ी कमज़ोर है अर्थमेटिक को लेके, अगर ये 10 क्वेश्चंस नहीं बना पाते हैं, इनमें से मात्र 1 या 2 ही क्वेश्चन बना पाते हैं, और अगर सपोज करो आप 1 से 2 क्वेश्चन ही अर्थमेटिक में अटेम्प्ट कर पाए और मैंने 10 में से 8 क्वेश्चन बना लिए, तो मेरी जो सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। यही गेम चेंजर आपको देखने को मिलेगा। बहुत बच्चे
जो 45 मिनट्स में क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन, सीरीज, डीआई, क्वाड्रेटिक में लगे रहते हैं और अर्थमेटिक बनाने का टाइम भी उनको नहीं मिल पाता। ये किस पे डिपेंड करता है, तो आपके स्पीड पे। अगर स्पीड को बढ़ाना है तो आपको सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन को आपको कम समय में करना होगा। तो सिंप्लीफिकेशन को कम समय में करने के लिए आपको रोज़ के अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। रोज़ कम से कम 50 सिंप्लीफिकेशन का प्रैक्टिस कीजिए आपको स्क्वायर्स काफ़ी अच्छे से याद होने चाहिए। कम से कम 30 तक का टेबल आपको याद होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके जो टाइम है वो आपके बच जाएंगे, वो आपके काफ़ी कंज्यूमिंग जो आप उसमें ज़्यादा टाइम लगाओगे तो वो आपको आपके सेव हो जाएंगे। जब वो सेव होंगे तो आप अर्थमेटिक में टाइम दे पाओगे। वही हाल पजल्स में है। बहुत बच्चे क्या करेंगे, जिनका काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस है वो पजल्स लेंगे, और जो बच्चे कुछ बच्चे क्या करेंगे तो शुरू में पजल देखेंगे, फिर नेक्स्ट पजल्स उनको दिखेगा तो वो किसी न किसी पजल को सेलेक्ट करेंगे। अगर वो गलती से पजल्स का प्रैक्टिस उनका कम है तो वो उसमें फंस जाएंगे और काफ़ी क्वेश्चंस उनके छूट जाएगा। तो आपसे आप लोग जितने भी मेरे मतलब सब्सक्राइबर हैं, आप लोग पजल्स पे काफ़ी ध्यान दें। और उसके अलावा जो भी टॉपिक हैं, जो जैसे मैंने मिसलेनियस बनाया उसको पहले आप कर लो, उसके साथ साथ पजल्स के 5 सेट 4 सेट आप रोज़ उसको प्रैक्टिस करो। उससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। और अर्थमेटिक के जो भी चैप्टर हैं, जो भी बेसिक चैप्टर्स हैं, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, पाइप सिस्टम्स हो, बोट एंड स्ट्रीम हो, पार्टनरशिप हो, CISI हो, ये सब आप उसको रेशियो हो, एजेज हो, मिक्सचर एलिगेशन हो, आप इसको अच्छा सा करो। आप उसके बेसिक, क्योंकि आपको मेंस में जाकर आपको बेसिक नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके बेस आपके स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपके मेंस कभी क्लियर हो ही नहीं सकते। ये आप दिमाग में रख लो, क्योंकि मेंस के लिए आपके बेसिक नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप अर्थमेटिक पे काफ़ी फोकस करो, सिंप्लीफिकेशन रोज़ बनाओ, सीरीज भी 2 टाइप के रॉन्ग भी बनाओ और मिसिंग सीरीज भी बनाओ। और डीआई जो है आपके जो अर्थमेटिक बेस्ड आपके परसेंटेज रेशियो अगर अच्छे हैं तो डीआई भी आपसे इजी वे में बन जाएगा। तो ये था आज का सेशन जो मैं आप लोग के लिए लेके आया था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हो कि सर कैसे होगा और कैसे क्या कर सकते हैं, या मैं कोई टॉपिक मैं बताना भूल गया हूं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस, आप इस वीडियो के नीचे आप लोग जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप दो, नेक्स्ट वीडियो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड मैं बनाऊंगा। जो आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैं उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आंसर्स रिप्लाई वीडियो में एक बनाऊंगा, जिसमें आपके क्वेश्चंस को भी मैं दिखाकर आपके आंसर्स में पिक करूंगा आपके क्वेश्चंस, और मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ताकि आपके जो भी दिमाग में कन्फ्यूज़न है वो मैं दूर कर सकूंगा, आपके सारी के सारी क्वेरीज ले सकूं। तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दें कैसा लगा आपको वीडियोस, और मैं जल्द ही इसके रिलेटेड आपको सैलरीज, IBPS, RRB, PO और कलर के क्या क्या हैं जो करेंट 2020 में, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियो। हमारा चैनल अगर वीडियोज अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं हम जो भी वीडियोस लेके आऊँ, चाहे कटअप से रिलेटेड हो या कोई भी, तो आप लोग के पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। और हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियोज़ अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग आवर वीडियोज़। आपने जो भी कमेंट्स में आपके जो भी क्वेरीज हो, आपके जो भी कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चंस हो जो मुझसे छूट गए हो, मैं वो टॉपिक मैंने कवर नहीं किया हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियोज़ जो होगा वो आपके कमेंट से क्वेश्चंस के मैं रिप्लाई दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग जल्द से जल्द आप लोग इस पर कमेंट दें, मैं कल या परसों आपको नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग आवर वीडियोस। अच्छे से पढ़ाई करें, मस्त से प्रैक्टिस काफ़ी करें और आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू।